आप सबों का हार्दिक स्वागत है आपका प्यारा चैनल ए टू जेड स्टडी पॉइंट पर। मैं प्रदीप सर, आज हम क्लास लेके आए हुए हैं सीटेट परीक्षा में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से हमेशा पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें। ये पेपर 1 और पेपर 2 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। प्यारे दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं। एक बच्ची फुटबॉल खेलना सीखने से पहले कूदना व छलांगे मारना सीखती है। यह विकास के किस सिद्धांत को प्रदर्शित करती है दोस्तों? तो ये आपके पास दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आपके पास ऑप्शन भी चाहिए, तो ये रहा आपका फर्स्ट ऑप्शन शीर्षगामी, सेकंड ऑप्शन है समीपद्रभिमुखी, और थर्ड ऑप्शन आपके पास दिखाई दे रहा है परिवर्तनीय, और ऑप्शन नंबर डी समय धारण। तो प्यारे दोस्तों, बताएंगे कि ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो दोस्तों, आप जानते हैं जब एक बच्ची फुटबॉल खेलने के लिए सीखने से पहले कूदना व छलांगे मारना सीखती है, तो इसका मतलब होता है कि समीपद्रभिमुखी यानी उसके अंतर अपने भाव से जो काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर ये समीप की भावना को उत्पन्न करती है। तो दोस्तों, अगर कोई बच्चे सर्वप्रथम खेलने के लिए वो कूदना व छलांगे मारना सीखती है, तो वो ऑप्शन नंबर बी आपके लिए दोस्तों सही रहेगा। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से विकास के बारे में कौन सा कथन सही है? तो फर्स्ट ऑप्शन में विकास अनुवांशिकता व पर्यावरण के अंतःक्रिया का उत्पाद है। विकास का कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। ऑप्शन सी है विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक होती है, और ऑप्शन डी है विकास समान से विशिष्ट की ओर होता है। तो प्यारे दोस्तों, बताएंगे कि आपका इनमें से सही ऑप्शन क्या होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो ऐसे न्यू अपडेट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप जान रहे, जब भी कोई विकास के बारे में कुछ कहा जाए, इसमें कौन सी सही नहीं है, यहाँ अधिकतर सीटेट एग्जाम में नहीं की जब पूछा जाता है, तो उसमें कैंडिडेट क्या करते हैं, गलती से कुछ सही जो होता है उसी को लगा देते हैं। तो यहाँ क्या होगा, विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक हो, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपके लिए सही होगा। क्योंकि यहाँ पर निगेटिव कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका यही निगेटिव वर्ड है, इसी को आपको चुनना है। ये आपका क्या है, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए एक शिक्षिका है, तो इसके लिए दोस्तों सही आंसर क्या होगा? तो फर्स्ट ऑप्शन को देख रहे हैं, अमूर्त संरचनाओं से सरोकार करने के लिए खूब अभ्यास करवाना चाहिए, या वस्तुओं और विचारों को जटिल से वर्गीकृत करने के मौके मुहैया कराना चाहिए, या ऐसी समस्या देनी चाहिए जो उच्च स्तरीय मूर्त सोच पर आधारित हों, या ऐसी समस्याएं देनी चाहिए जो तर्कपूर्ण वैज्ञानिक समझ की आवश्यकता से परे हो। तो दोस्तों, आपको बता सकते हैं सही आंसर क्या होगा। जब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए अगर एक शिक्षिका की भूमिका होती है दोस्तों, तो वस्तुओं और विचारों को जटिल से वर्गीकृत करने के मौका मुहैया कराना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपके लिए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा समझ लेता है कि प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तुओं के प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है। अगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं है, तब भी साइकिल शब्द सुनकर उसके मस्तिष्क में एक प्रतिबिंब बन जाता है। यानी किसी भी बच्चे के पास साइकिल नहीं है, लेकिन आप साइकिल का नाम यदि लेते हैं, तो उसके मन में क्या हो जाता है कि साइकिल कैसा होता है, तो उसके बारे में वो सोचने के लिए तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, इसके लिए ऑप्शन आपके पास भी देंगे, तो घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन सीटेट एग्जाम में दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि हम लोग गलत करके आ जाते हैं, लेकिन गलत क्यों करते हैं उसके बारे में हम समझते नहीं हैं। तो आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 पूर्व परंपरागत अवस्था, नेक्स्ट में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और थर्ड में देख रहे हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और ऑप्शन नंबर में डी दें अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो आखिर दोस्तों सही आंसर क्या होगा, क्या आप जान रहे हैं? बिल्कुल आप जान रहे हैं। यदि कोई बच्चा साइकिल चलाने के लिए नहीं जान रहा है और उनके मन में देखिए साइकिल शब्द आ जा रहा है, तो सुनकर उसके मस्तिष्क में एक प्रतिबिंब बन जाता है कि साइकिल का आकार कैसा होता है, साइकिल के बारे में क्या होता है, उसको साइकिल हम कैसे चलाते हैं, इसके बारे में विभिन्न प्रकार की गतिविधि को जो जानना शुरू कर देते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, एक अमूर्त संक्रियात्मक होता है जिसको वो देख नहीं पाता। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की उसको कहते हैं दोस्तों जिसको उसके बारे में वो देख नहीं पा रहा है, लेकिन उसके अंदर में वही छाया, वही प्रतिबिंब, वही रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपके लिए दोस्तों सही रहेगा। ऐसे सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाएंगे। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि मानव 3 अंकों की संख्या का जोड़ करने में अकेले संघर्ष करता है, और किंतु शिक्षिका की मदद से वह ऐसा करने में सक्षम है। तो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है, ये कह रहा है। यानी कोई बच्चा है और वो 3 अंकों की संख्या का जोड़ बनाने के लिए करता है, लेकिन वो अकेले में वो संघर्ष करता है, लेकिन शिक्षकी की मदद से वो ऐसा करने में सक्षम होता है, वो बना लेता है। तो दोस्तों आखिर बता सकते हैं कि वो वाइगोत्स्की के किस सिद्धांत के अनुसार यह दर्शाता है? तो दोस्तों प्यारे, आप बहुत अच्छे हैं।
तो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर 1, समीपस्थ विकास का क्षेत्र या पुनर्बलन या परिपक्वता या प्रतीकात्मक। तो प्यारे दोस्तों याद रहे कि जहाँ भी ऐसा वाइगोत्स्की के संबंध में ये सिद्धांत के अनुसार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखिएगा ये आपका समीपस्थ विकास के क्षेत्र को दर्शाता है, पुनर्बलन को नहीं दर्शाता है, परिपक्वता को नहीं दर्शाता है और प्रतीकात्मक व्यवस्था को नहीं दर्शाता है। दोस्तों इस सबको जरूर याद रखें, ये आपके सीटेट एग्जाम 2024 में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की बात करें दोस्तों कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है, लर्निंग क्या है, किसके अनुसार, वाइगोत्स्की के अनुसार। तो प्यारे दोस्तों तो इसके लिए ऑप्शन भी चाहिए, तो ये रहा ऑप्शन, ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया, ज्ञान प्राप्ति करने की एक निष्क्रिय प्रक्रिया, अभ्यास व दोहराव की प्रक्रिया या उद्दीपन प्रक्रियाओं के संबंध की प्रक्रिया। दोस्तों आपको बता दें कि ये क्वेश्चन आपके पास है, लेकिन ये आपके पास ऑप्शन भी है, लेकिन ऑप्शन आप चुन नहीं पा रहे हैं, यह है ना, ये बात बिल्कुल सही बता रहे हैं, ऑप्शन चुन नहीं पा रहे हैं। लेकिन चुनिए, आपको ऑप्शन चुनने की वो प्रक्रिया को बताएंगे। आप लोग वीडियो को देख रहे हैं लेकिन आप लोग समझते नहीं है, समझने का प्रयास कीजिए ना। यहाँ कह रहा है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है, तो देखिए जहाँ निष्क्रिय हो याद रखिएगा वो आपका आंसर हो ही नहीं सकता है। अभ्यास व दोहराव की प्रक्रिया बिल्कुल नहीं होना चाहिए, दोहराव की प्रक्रिया बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये गलत है। और उद्दीपन प्रतिक्रिया के संबंधों की प्रतिक्रिया, ये प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों जब ये मेरा सब गलत हो गया तो ऑप्शन में ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया वाइगोत्स्की के अनुसार ये ऑप्शन नंबर ए सही रहता है। इसकी बात करें कि आसना अच्छा करती है क्योंकि वह दूसरों द्वारा अच्छा देखा जाना चाहती है। देखिए अपने के बाद से दूसरे को यदि तुलना करता है तो कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस चरण को, अवधारणा को प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि आखिर इसमें से कोहल वर्ग का कौन सा सिद्धांत उसमें लागू होता है। तो दोस्तों ये रहा आपका ऑप्शन, देख रहे हैं, पूर्व पारंपरिक या उत्तर पारंपरिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो प्यारे दोस्तों याद रहे जहाँ भी ऐसा एक दूसरे की तुलना में करे तो कोहल वर्ग का नैतिक विकास कहता है कि वो पारंपरिक घटना पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपके लिए दोस्तों सही रहेगा। प्रगतिशील शिक्षा में क्या होता है दोस्तों ये बताना है। तो ये आपके पास देख रहे हैं 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो सही ऑप्शन को चुनें, आखिर आंसर क्या होगा। प्रगतिशील शिक्षा में सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है, पाठ्य पुस्तक सीखने का एकमात्र स्रोत होता है, या बैठने की व्यवस्था पूरी तरह से तय होती है, या पाठ्यचर्या मानकीकृत होती है। तो दोस्तों जल्दी से आप बताएं कि सही आंसर क्या होगा। प्यारे दोस्तों इसके लिए ऑप्शन रहेगा सीखने का स्वरूप सामाजिक होने चाहिए, जो कि प्रगतिशील शिक्षा में ये बहुत बड़ा योगदान देता है, जो कि सामाजिक से जुड़ी हुई अवस्था को दर्शाती है। यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है, ये आपको बताना है। तो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर, लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम, या बच्चों को केवल संज्ञानात्मक विकास से संबंधित पहलू, या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के मानकीकरण पर, या बच्चों के स्मरण कौशलों के मापन पर। तो दोस्तों याद रहे कि आखिर ये आपका क्वेश्चन है, ये आपके पास ऑप्शन है, लेकिन हम ऑप्शन को कैसे चुनेंगे ये तो काफ़ी समस्या आ रही है। लेकिन देखिए आप अच्छी तरह से आप सीख जाएंगे, जहाँ भी केवल रहे तो वो आपका ऑप्शन गलत रहता है, ये ट्रिक खत्म हो गया। उसके खत्म मानकीकरण जहाँ रहे वो भी आपका गलत रहता है। बच्चों के स्मरण कौशलों के मापन पर जहाँ पर दिए ऑप्शन गलत है। दोस्तों यही तो आपका हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही है। देखिए कितनी अच्छी तरह से आप आंसर को निकाल लिए, ऐसे सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता हावर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित अंत व्यक्ति वृद्धि का आलेख करती है। तो दोस्तों जल्दी से बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। ये तो क्वेश्चन है, आंसर तो दे भी नहीं किए और हम पूछ रहे हैं कि आंसर क्या होगा। देखिए आइए लीजिए, यह रहा आपका ऑप्शन नंबर 1 है, मौखिक व लिखित भाषा के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए, या ध्वनि व ताल के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए, या दूसरों की विचारों व इच्छाओं की समझने की क्षमता होनी चाहिए, या खुद को समझने की क्षमता होनी चाहिए। प्यारे दोस्तों जल्दी से बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि वाइगोत्स्की के संरचनात्मक में किसकी भूमिका अहम होती है, जल्दी से बता सकते हैं। तो ये रहा आपका ऑप्शन, भाषा, परिकल्पना, स्कीमा के विकास, या इनाम व सजा। तो वाइगोत्स्की के संरचनात्मक विकास में कहता है वो भाषा को प्रेरित देता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही रहेगा। अरे दोस्तों बताएं आज का क्लास कैसा रहा, वीडियो को पाते ही कमेंट करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, आपसे रिक्वेस्ट है। मिलते हैं दोस्तों न्यू क्लास में, थैंक यू।